धमकी भरे अंदाज में गार्ड से कहता है कि दरवाजे बंद करे, नहीं तो अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से सबको खत्म कर देगा। कुछ ही सेकंड में गार्ड हेड ऑफिस को फोन करता है और उनसे तुरंत सभी निकास द्वार बंद करने और 5 साल की लड़की के साथ किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए कहता है। गार्ड फिर फोन से पूछता है कि क्या उसके पास उसकी बेटी की कोई तस्वीर है ताकि वह उसे मॉल के दूसरे सुरक्षा गार्डों को भेज सके। तब फोन को एहसास होता है कि वह एक बहुत ही बुरा पिता है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की बेटी की एक भी तस्वीर नहीं है। हालांकि उसे अचानक याद आता है कि उसने अपने खून से उसकी बेटी के माथे पर एक सुरक्षा तावीज बनाया था। वह इतना परेशान था कि भूल गया था कि वह तावीज उसे अपनी बेटी का पता लगाने में मदद कर सकता है। इसलिए वह तुरंत ध्यान लगाना शुरू करता है और मॉल में लिटिल गर्ल को ढूंढने लगता है। गार्ड एक बार फिर फोन से पूछता है कि क्या उसके पास उसकी बेटी की तस्वीर है, लेकिन फोन कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि वह मानसिक शक्ति से अपनी बेटी को पहले ही ढूंढ चुका होता है। वह जमीन पर अपना पैर पटकता है और एक सस्ते सुपरमैन की तरह वह वहीं से उड़ जाता है, जिससे कई ग्राहक सदमे में रह जाते हैं। वह मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर उतरता है और तुरंत यूटिलिटी रूम की तरफ बढ़ता है जहां उसे महसूस हुआ था कि लिटिल गर्ल को बंधक बनाया गया है। कमरे के अंदर बदसूरत दाई और उसका बेवकूफ बेटा लिटिल गर्ल का अपहरण करने की योजना बना रहे होते हैं। उन्हें बिना किसी को दिखे भागने के लिए दाई को चू के बाल मुंडवाने थे, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, फोन दरवाजे से अंदर घुसता है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। बेटा फोन से लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसने अपनी पहली गलती से कुछ नहीं सीखा था। फोन उसे इतनी जोर से मारता है कि वह बेवकूफ एक पूरी तरह से अलग आयाम में उड़ जाता है। फिर वह दाई का गला पकड़ लेता है और उसे 2 फीट हवा में उठा देता है। वह लगभग उसका गला घोंटने वाला होता है जब चू जागती है और अपने पिता को पुकारती है। फोन अपनी बेटी के सामने एक कातिल नहीं बनना चाहता, इसलिए वह दाई को ऐसे छोड़ देता है जैसे एक लालची लड़की एक अमीर बूढ़े आदमी को ढूंढने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है। वह अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए उसे गोद में उठा लेता है और जल्द ही मॉल के सुरक्षा गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं। फोन उन्हें बताता है कि ये लोग बच्चों के तस्कर हैं और पुलिस को उनकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। इसी बीच वह अपनी बेटी को जांच के लिए पास के अस्पताल ले जाने की योजना बनाता है। उस रात वो हांफती हुई अस्पताल पहुंचती है। वह फोन को देखती है और तुरंत उससे पूछती है कि क्या लिटिल गर्ल ठीक है। शुक्र है, वह कहता है कि डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो पूछती है कि क्या हुआ और यह भी बताती है कि उसने सुना है कि फोन ने मॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हालांकि वह बताता है कि उसने सभी नुकसानों की भरपाई कर दी है और मॉल ने भी उस पर आगे मुकदमा न चलाने का वादा किया है। फू यह सुनकर राहत महसूस करती है और कहती है कि वह बहुत डर गई थी। दूसरी तरफ फोन को यह एहसास होने लगा है कि एक बच्चे को पालना उतना आसान नहीं है जितना एक रॉक स्टार बनने का दिखावा करना। उसे एहसास होता है कि यह सब उसकी गलती थी और अगर वह अपनी बेटी पर करीब से नजर रखता तो यह सब नहीं होता। लेकिन फू उसे इतना दोष न देने के लिए कहती है क्योंकि कोई भी पूरे दिन और पूरी रात अपने बच्चों को नहीं देख सकता। हालांकि फोन एक गैर जरूरी बकवास शुरू कर देता है और कहता है कि वह खुद को एक पूज्य दानव कहता था, लेकिन उस उपाधि का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने एक ही दिन में 2 बार अपनी बेटी की जान खतरे में डाली। इन 2 बार वह किस्मत वाला था क्योंकि लिटिल गर्ल ठीक निकली, लेकिन अगर कुछ भी दोबारा होता है तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। फोन फिर कहता है कि उसने हमेशा सोचा था कि वह अपनी बेटी की रक्षा खुद कर सकता है, लेकिन अब उसे उसके लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढना होगा। वो हैरान है कि फोन कितना बेवकूफ है क्योंकि एक बॉडीगार्ड के बजाय वह बस उसे एक दूसरी मां दिला सकता है। फिर भी वह कहती है कि उसकी एक दोस्त की एक बॉडीगार्ड कंपनी है और वह फोन के लिए बात कर सकती है। हालांकि वह अपना सिर हिलाता है और कहता है कि बॉडीगार्ड को ऐसा होना चाहिए जो शक्ति में उसका मुकाबला कर सके। वो पूरी तरह से असमंजस में है और पूछती है कि क्या ऐसा कोई बॉडीगार्ड मौजूद भी है। लेकिन फोन एक बार फिर से एक सामान्य इंसान की तरह सवालों का जवाब देने से इनकार करता है और कहता है कि जब वह पता लगाएगा तो उसे भी जवाब मिल जाएगा। फिर वह अपनी भूस्थान क्षमताओं का उपयोग करता है और जो कुछ भी वह ढूंढ रहा होता है उसे खोज लेता है। फोन जल्द ही होश में आता है और कहता है कि अनपेक्षित रूप से बॉडीगार्ड पाताल लोक का एक प्राणी है और वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। फू अभी भी असमंजस में है और पूछती है कि फोन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह बस उसे अपना फोन नंबर लिखा हुआ एक कागज देता है और उससे कहता है कि किसी और चीज की चिंता न करे। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसने जिसे भी चुना है वह वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति है। वह फू से यह भी कहता है कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो वह उसे तुरंत फोन करे। इससे पहले कि फू कुछ जवाब दे पाती, फोन पास की खिड़की पर जाता है और कहता है कि वह लिटिल गर्ल को अभी के लिए उसकी देखभाल में छोड़ रहा है और जल्द ही वापस आएगा। फिर फोन उड़ जाता है जिससे फू पूरी तरह से असमंजस में रह जाती है कि उसने अभी अभी क्या देखा। कुछ देर बाद फोन एक सुनसान जगह के पास उतरता है जो कचरे से भरी है। उसे पास में कई प्राणियों की मौजूदगी महसूस होती है और वह मन ही मन सोचता है कि उसने इस तरह की पुरानी जगह में इतने सारे राक्षसों की उम्मीद नहीं की थी। वह अंदाजा लगाता है कि लगता है कि यह राक्षसों का मुख्यालय है। फिर यह पता चलता है कि वास्तव में उस जगह पर कई शक्तिशाली राक्षस हैं। लेकिन फोन, जिसे कोई परवाह नहीं होती, वो उनसे छिपना बंद करने और खुद को दिखाने के लिए कहता है। कुछ ही सेकंड में कई तरह के राक्षस परछाइयों से बाहर निकलते हैं। एक खास तौर पर बदसूरत दिखने वाला कहता है कि फोन उन्हें ढूंढने के लिए काफी प्रतिभाशाली होगा। वह अंदाजा लगाता है कि यह अजनबी एक साधक हो सकता है, लेकिन फोन तुरंत उसकी बकवास बंद कर देता है। वह कहता है कि वह बात नहीं करना चाहता और राक्षसों से अपने नेता को बुलाने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। यह बदसूरत राक्षस का अपमान करने के लिए काफी है जो पूछता है कि फोन खुद को क्या समझता है जो मनमाने ढंग से उनके मालिक को बुला रहा है। यह सुनकर फोन कहता है कि उसका मूल इरादा हिंसा का उपयोग न करके सभी को उनका सम्मान बनाए रखने की अनुमति देना था, लेकिन अगर वे इस तरह से उसका अनादर करते रहे तो उन्हें उसके असभ्य होने का दोष नहीं देना चाहिए। राक्षसों ने बहुत सुन लिया होता है और वे सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, फोन बदसूरत राक्षस को पकड़ लेता है और एक नाराज बच्चे की तरह उसकी खोपड़ी को जमीन पर दे मारता है जैसे वह मेज पर अंडा फेंक रहा हो।
फिर वह शांति से अपने हाथ झाड़ता है और एक बार फिर से राक्षसों से अपने मालिक को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके जैसे बेकार राक्षस उसके विरोधी नहीं हो सकते। बदसूरत राक्षस, जो अभी भी अपना चेहरा जमीन पर कुचलने के सदमे में है, कहता है कि फोन का बर्बाद होना तय है। उस लड़के को नहीं पता कि उनका मालिक पाताल लोक का कुख्यात दानव सम्राट है। चूंकि फोन उसकी जगह पर हंगामा कर रहा है, इसका मतलब यही हो सकता है कि वह सच में मौत को दावत दे रहा है। फोन तब अहंकारी ढंग से मुस्कुराता है और कहता है कि एक मामूली दानव सम्राट उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद एक राक्षस सम्राट के आराम करने की जगह पर पहुंचता है और उसे वह सब कुछ बताता है जो अभी अभी हुआ है। दानव सम्राट कहता है कि उसे अप्रत्याशित रूप से उसकी नींद से जगाया गया और जिसने भी उसकी शांति भंग करने की हिम्मत की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर यह पता चलता है कि दानव सम्राट एक खतरनाक और बहुत शक्तिशाली प्राणी है जिसने एक बड़े भेड़िए का रूप ले लिया है। उसके एक सहायक ने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह कमजोर दिखने वाला लड़का ही वह है जिसने उसकी नींद में खलल डाला है। वह सहायक यह भी बताता है कि फोन ने उनके समूह के कई अन्य सदस्यों को भी घायल किया है। यह सुनकर दानव राजा फोन से पूछता है कि वह कैसे मरना चाहता है। दूसरी तरफ फोन हंसता है और उस बड़े हो चुके पिल्ले का मजाक उड़ाता है कि वह सच में मानता है कि वह उसे अकेले ही नर्क भेज सकता है। वह बदसूरत दिखने वाला राक्षस एक बार फिर से बातचीत को रोकता है और फोन से पूछता है कि उसने सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। वह दावा करता है कि उनका राजा सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करके उसे मार सकता है। और दूसरे राक्षस भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं और दानव सम्राट से इस अनादर करने वाले बच्चे को खत्म करने का आग्रह करते हैं। फोंग आराम से कहता है कि दानव राजा को उसे खत्म करने के लिए एक उंगली का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वह बिना कुछ इस्तेमाल किए दानव सम्राट को खत्म कर सकता है। इसी बीच बड़ा बुरा भेड़िया मन ही मन सोच रहा है कि पूज्य दानव को छोड़कर बहुत समय हो गया है जब किसी ने उसका इस तरह से अपमान किया हो। दानव सम्राट तब अपनी आभा को सक्रिय करता है और खतरनाक तरीके से अजंबी की तरफ बढ़ता है। वह कहता है, यह देखते हुए कि अजंबी के शब्द पहले ही बोले जा चुके हैं, अगर वह उसे यहाँ खत्म नहीं करता तो वह लोगों को मुश्किल से ही आगे ले जा पाएगा। फिर वह अजंबी पर कई बिजली की तेजी से हमले करता है, लेकिन वह दूसरा बस बिना एक उंगली उठाए उन्हें रोक देता है। यह सब देख रहा राक्षस पूरी तरह से हैरान रह जाता है और दानव राजा सोचने लगता है कि आखिर यह आदमी है कौन। इसी बीच फोन तब दानव राजा को उसके असली नाम सीओ से संबोधित करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लंबे समय के बाद भी उसने कोई सुधार नहीं किया है। भेड़िया अजंबी की बातों से पूरी तरह से हैरान है और पूछता है कि वह उसका नाम कैसे जानता है। फोन तब उसके चारों ओर कई शक्तिशाली नीली आग की लपटें पैदा करता है और पूछता है कि क्या दानव सम्राट को अब वह याद है। यह देखकर भेड़िया कांपने लगता है और देख रहे राक्षस इस पर पूरी तरह से हैरान है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका राजा क्यों कांप रहा है या आखिर क्या हो रहा है। राक्षसों में से एक तो यह भी सोचता है कि सम्राट गुस्से से कांप रहा है और वह बच्चा अब मरने वाला है। दूसरी तरफ दानव राजा ने फोन को पाताल लोक के पूज्य दानव के रूप में पहचान लिया है और वह हकलाने लगता है। फोन तब सीओ को धमकी देता है और बताता है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक दो सदियों से एक दूसरे को नहीं देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उसने अनादर करने की हिम्मत की तो वह सीओ को बख्श देगा। लेकिन दानव सम्राट अपने घुटनों पर गिर जाता है और दया की भीख मांगने लगता है। कुछ मिनटों के बाद दानव सम्राट पूरी तरह से जमीन पर होता है, इस तरह से विनती कर रहा होता है जैसे उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। वह पूज्य दानव के बारे में इस तरह से शेखी बघारना शुरू करता है जैसे उसे पूरा करने के लिए 1000 शब्दों का निबंध मिला हो। वह बताता है कि हर अन्याय का एक मूल कारण होता है और हर ऋण का एक लेनदार होता है। जिन्होंने फोन को गुस्सा दिलाया है वे उसके अधीनस्थ हैं और अगर वह वास्तव में इतना गुस्से में है तो वह अपने गुस्से को निकालने के लिए उन्हें खत्म करने के लिए आजाद है। यह सुनकर सभी छोटे राक्षस पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। लेकिन फोन को मजा आता है और वह व्यंग्यात्मक ढंग से जायरों पर अपने अधीनस्थों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। वह यह भी बताता है कि जायरों में वास्तव में कोई नैतिक ईमानदारी नहीं है, जैसे कि वह खुद जीवित सबसे घृणित इंसानों में से एक नहीं है। दानव सम्राट जवाब देता है कि उसे किसी भी स्तर तक झुकने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह है पूज्य दानव की खुशी। दूसरे राक्षस तब विरोध करना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक तो यह भी पूछता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें उसके लिए क्यों मरना चाहिए। लेकिन दानव राजा उस पर झपटता है और कहता है कि दानव सम्राट के लिए मरना एक सम्मान की बात है। हालांकि फोन उतना ही बेपरवाह है जितना कि बैंक में बहुत पैसा रखने वाला एक बूढ़ा आदमी और सीओ से बकवास करना बंद करने के लिए कहता है। फिर वह बताता है कि वह यहाँ तक सिर्फ सीओ को ढूंढने आया था और उससे लड़ने के लिए नहीं। दानव सम्राट फोन की बातों को सुनकर राहत महसूस करता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया और वह उसे ढूंढने में कैसे कामयाब रहा। फोन बताता है कि उसने अनगिनत लोगों को नाराज किया है और अब उसकी बेटी खतरे में पड़ गई है। वह कहता है कि वह दानव सम्राट से उसकी बॉडीगार्ड के रूप में काम करने के लिए कहने आया है। दानव सम्राट स्थिति को स्वीकार करते हुए जवाब देता है, लेकिन फिर अचानक कुछ एहसास करता है और यह जानकर चौंक जाता है कि फोन की सच में एक बेटी है। वह पूछता है कि फोन जैसे जिसका कोई आकर्षण नहीं है, उसकी एक बेटी कैसे हो सकती है। फोन पलटकर पूछता है कि उसकी एक बेटी क्यों नहीं हो सकती। दानव सम्राट उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी निश्चित रूप से हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, फोन उसे बीच में ही रोक देता है और उससे बकवास न करने और साथ चलने का आग्रह करता है। दानव सम्राट झिझकता है और पूछता है कि क्या वह जाने से मना कर सकता है। फोन जवाब देता है कि वह कर सकता है, लेकिन चेतावनी देता है कि इसका परिणाम मौत होगा। यह सुनकर दानव सम्राट तुरंत जाने के लिए सहमत हो जाता है। उनके आसपास के छोटे राक्षस अपने मालिक को इतना अजीब व्यवहार करते हुए देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से एक तो अविश्वास में यह भी कहता है कि दानव सम्राट बिना विरोध के सहमत हो गया। फोंग एक खतरनाक नजर के साथ मुड़ता है और पूछता है कि क्या किसी और को कोई समस्या है। उसकी बात सुनकर सभी राक्षस जल्दी से झुक जाते हैं और जोर देते हैं कि वे तो बस दानव सम्राट को विदाई दे रहे हैं। इसके तुरंत बाद फोंग और जो घटनास्थल से उड़ जाते हैं। छोटे राक्षसों में से एक पूछता है कि क्या दानव सम्राट सच में चला गया है और दूसरा पुष्टि करता है कि वह चला गया। अचानक सभी छोटे राक्षस जश्न मनाने लगते हैं।
उनमें से एक हंसता है और कहता है कि वह जिद्दी बूढ़ा आदमी आखिरकार चला गया और उन्हें अब उसका अत्याचार सहन नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच जो अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें वापस देखता है और चुपचाप मन ही मन सोचता है कि वह अपने भाइयों को कभी नहीं भूलेगा। उधर अस्पताल में लिटिल गर्ल जागती है और फू को देखती है जो बैठी है बेड के पास। लिटिल गर्ल चू फू से पूछती है कि वे कहाँ हैं।